हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पे होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसकी ग्राफ भी हम देख लेंगे और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ आपने 11th में पढ़ी होंगी, लेकिन अभी यहाँ पे भी बहुत काम आने वाली हैं प्रॉपर्टीज़, खासकर डिफरेंशिएशन वगैरह में, तो उसको ध्यान से आप समझ लीजिए। और ग्राफ भी बनाऊंगा मैं। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद कुछ ज्योमेट्रिकल ग्राफ्स हैं वो बताऊंगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ होंगे वो अब चैप्टर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा उसी में ही बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पे आपके ट्रांसीडेंटल में कल जो हो गए थे वो ट्रिग्नोमेट्री के हो गए थे, एक्सपोनेंशियल हो गया था। अब आज होगा लॉगरिथमिक और ज्योमेट्रिकल, उसमें फिर इन्वर्स रह जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग चैप्टर में ही उठा लेंगे ग्राफ्स को, तो नॉट अ बिग डील। और इसके साथ हम आज एक्सरसाइज RS अग्रवाल की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन पे ध्यान दें। फिलहाल तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हम जो कंडीशन लेके चलते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कल हमने e की पावर x नहीं लिया था, हमने वो लिया था a पे पावर x। मैंने बोला था कि अगर ये एक स्पेसिफिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ a की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। अब a की कंडीशन लगी हुई थी a इज ग्रेटर देन 1 और a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो सिमिलरली यहाँ पर लॉग के केस में भी अब यही होने वाला है कि हम एक स्पेसिफिक लॉग नहीं लेंगे, हम लॉग को a के बेस में लेंगे। अब यहाँ जो a का बेस है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब कोई बेस नहीं होता तो हम वहां पर a ना लेके e ले लेते हैं। जैसे यहाँ कोई बेस ना लगा हो तो ये नेचुरल लॉग हो जाएगा, मतलब ये ln x हो जाता, या इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये नेचुरल लॉग होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि भाई एक e की जगह कुछ भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा फंक्शन पर। तो देखिए लॉग के जो ग्राफ्स होंगे उनको उनकी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। केवल फर्क पड़ता है a की वैल्यू के लिए कि a जो है वो कब क्या वैल्यू लेगा और उस केस में क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए पहली कंडीशन जो वही आपकी जो कल वाली थी कि a इज ग्रेटर देन 1, इसका ग्राफ होगा। और दूसरी कंडीशन जो है वो a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो जैसे वहां a की पावर x में था, वही यहाँ लॉग की पावर लॉग बेस a के बेस x में दिया हुआ है, मतलब लॉग बेस a x दिया हुआ है अगर, तो उसके लिए भी a की कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा ग्राफ, और a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा। तो फिलहाल तो आप ये नोट करिए, फिर अपन ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट जनरेट होगा 1,0, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन x y यहाँ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट अभी भी वही है 1,0। तो अब देखिए सवाल ही पैदा होता है कि ये ग्राफ जो है वो इस तरीके के क्यों है, ठीक। फिलहाल तो आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि इस तरीके के क्यों है। देखिए जब अभी हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक चीज आपको यहाँ बताई थी कि एक डोमेन जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसमें एक चीज याद रखनी होती है हमें कि जो लॉग फंक्शन है उसमें लॉग के अंदर यहाँ x जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0 नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नंबर और 0 दोनों ही लॉग के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, तो ओनली ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब है इसके लिए तो कंफर्मेशन हमें पता है कि भाई जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई ये a के बारे में क्या कंडीशन है। लॉग a के बेस पे x जहां x इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ठीक है। और अब a के बारे में भी कंडीशन अब a इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो बेस होंगे वो log 2 के बेस पे x, log 3 के बेस पे x, log 4 के बेस पे x एंड सो ऑन। 2.7 भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी कोई रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो कोई भी बेस दिया हुआ है, उनके केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जरा सोचिए, यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए 1 पे 0 आ रहा है, ठीक। अब 0 से 1 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर
0 से लेके और 1 तक के बीच की जो वैल्यू होती है वो कैसी है कि भाई देखो 0 तो आपका काम नहीं कर रहा, तो वहां पर कोई पॉइंट मिल भी नहीं रहा, यानी 1/2 इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, या log 1/3, ये 0 से 1 के बीच के नंबर। तो 0 से 1 के बीच में आप देखिए ये log की प्रॉपर्टी के हिसाब से log 1 माइनस log 2 हो जाएगा, और ये log 1 माइनस log 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा log 1 और ये हो गया log 2। अब log 2 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही होगी, यहाँ पे भी यही होगा, log 3 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो है किधर, निगेटिव y की तरफ है। इसका मतलब है कि ये जो है वो यहाँ से, यानी कि इसमें निगेटिव y मिल रहा है। 0 से 1 तक जो वैल्यू मिल रही है उनमें log की वजह से वैल्यू जो कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है कि ये ऐसे बढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन अब 1 के बाद क्या हुआ, तो 1 के बाद की जो वैल्यूज हैं आपके पास वो सब 1 से बड़ी है, log 2 है, log 3 है, तो दे ऑल आर पॉजिटिव। समझ आ गई बात। इसकी साइज होती है 0.3010, इस तरीके की वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी साइज 5771, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा अप्रोक्स वैल्यू होंगी, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, जबकि पीछे वाली जो वैल्यू थी वो निगेटिव थी। तो यहां से जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में y बढ़ता चला जाएगा, पॉजिटिव, जबकि 0 और 1 के बीच में जो y है बनेगा x के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक के पॉइंट के x के पॉइंट के लिए जो y बनेगा वो निगेटिव होगा। इस वजह से ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था। अब जबकि वहां क्या है प्रॉब्लम, यहां देखिए, इसको भी समझ लीजिए, 0 से 1 है। अब यहाँ a की वैल्यू ध्यान से देखना, a है और ये x है, ठीक है। a बोला 0 से 1 होगा, मतलब a की वैल्यू हम मान लेते हैं सपोज 1/2। मैं एक लॉजिक समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। x के बारे में हम क्या बात करें, फिर वही यहां से लेके यहां तक 0 से 1 तक के बीच में आपको x की वैल्यू भी कुछ इस टाइप की मिलेगी। आप 1/2 नहीं 1/3 ले लो, क्या फर्क पड़ना है उसमें, ठीक है। लगभग जरा log 1/2 के बेस पे 1/3, तो ये हो गया log 1/3 अपॉन में log 1/2, क्योंकि log की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो 11th में, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है log m के बेस पे, n मतलब log m अपॉन log n, ठीक। log 1 माइनस log 3 अपॉन log 1 माइनस log 2, ठीक। ये आ गया 0 माइनस log 3 अपॉन में 0 माइनस log 2, log 3 अपॉन log 2। सवाल आया कैसा है वैल्यू, पॉजिटिव। तो जरा ध्यान में कि आप 0 से लेके 1 तक, यहां से लेके यहां तक आपका जो y है वो पॉजिटिव है। समझ बात। अब ये इससे मैच नहीं करेगा, इससे मिलेगा नहीं, इससे कट नहीं करेगा y एक्सिस को। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था कि x जहां पर वैल्यू x की रखने पे y 0 हो जाए, या मतलब वहां पर y, यहां पे देखिए x 0 है, इस वाली लाइन में x 0 होता है, तो x बराबर 0 पे y कट करेगा। इसका मतलब है कि कट कब करेगा, जब कोई पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू होंगी वो कभी 0 नहीं होंगी। मतलब किसी भी हाल में y ना तो यहाँ 0 होगा ना तो यहाँ 0 होगा। समझ आ गई बात। केवल 1 पे 0 होगा, और 1 पे 0 लिखेगा, ठीक है ना। x बराबर 1 पे 0, इसके अलावा कहीं 0 नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा है, इसी वजह से इधर भी पैरेलल है और ये काम इधर भी पैरेलल है। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब x की 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू y के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रही है। लेकिन अब सवाल आता है आगे का, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार आगे के लिए कि आगे कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पे log 1/2 के बेस पे 2 रखा, तो ये हो गया log 2 अपॉन log 1/2, ये हो गया log 2 अपॉन log 1 माइनस log 2, ये हो गया log 2 अपॉन 0 माइनस log 2, और कैंसिल होकर वैल्यू क्या होगी -1। हम 1 से मतलब नहीं है, मतलब है निगेटिव से। तो नेगेटिव, जरा देखिए 1 के बाद अब आप कोई भी x पे वैल्यू रखेंगे उसके लिए y निगेटिव होगा, क्योंकि ये देखिए निगेटिव में ही जा रहा है। तो दैट इज द ग्राफ। अब यही ग्राफ आपको कल जो डायग्राम हम लोगों ने टेबल बना के बताई थी ना, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लॉग टेबल का होना जरूरी है। मतलब आपके पास लॉग टेबल होगी तो वो आराम से समझ में भी आ जाएगा और बन जाएगा। ये मैंने एक केवल कंडीशन आपको समझा दी है कि भाई ऐसा ग्राफ होता है, लॉग की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है। आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए लॉग टेबल, और वो टेबल बना के आप आराम से डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन शेप ये रहेगी, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तरीका मैंने आपको जो बताया हुआ उसको दिमाग में रख लीजिए। एक ग्राफ a इज ग्रेटर देन 1 का y से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, नेगेटिव y से पॉजिटिव y की तरफ जा रहा होता है, स्लोप इस तरीके का स्लोप लेके ऐसा,
और एक जो होता है आपका सेकंड वाला है जिसमें ए जो है वो 0 से 1 है, वो पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा होता है। रीज़न आपके सामने है, मैंने अभी आपको बताया, उसको ध्यान में रखते हुए बना लीजिए। फिर इसकी हम एक बार प्रॉपर्टी और लिखवा देते हैं, वैसे तो 11th में आप लिख चुके हो, नोट करो इसको। ठीक है, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। याद रखिएगा, क्योंकि जिसको याद नहीं रही उसको दिक्कत होगी इसमें डिफरेंशिएशन में, तो याद रखिए कई जगह काम आती है लॉगरिथमिक फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी है लॉग बेस चाहे जो भी हो a इंटू बी, तो ये हो जाता है लॉग a प्लस लॉग बी। यहां पर मैंने बोला कि बेस चाहे जो भी हो, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, समझ आ गई बात, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी पे। लॉग a अपॉन बी, तो लॉग a माइनस लॉग बी, फिर लॉग a की पावर में b, तो b लॉग a। चौथा लॉग a के बेस में b, तो ये हो जाएगा लॉग b अपॉन लॉग a, या फिर 1 अपॉन लॉग a अपॉन लॉग b, या फिर 1 अपॉन लॉग b के बेस पे a। तो कभी कभी बुक जो है या कहीं पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है कि लॉग a के बेस पे b इक्वल टू 1 अपॉन लॉग b के बेस पे a, तो वजह यही होती है। ठीक है, ये वो चेंज कर देते हैं, उसके वहीं पे हमने कुछ स्टेप लिखे हुए हैं कि ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर एक होता है कि देखिए e की पावर अगर log e के बेस में x लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल होके आपको x दे देते हैं। ठीक, अगर यहाँ पावर भी वही है जो बेस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे 2 की पावर log 2 के बेस पे x, तो सीधा x आ जाएगा। ठीक, फिर एक होता है एंटी लॉग, जैसे y बराबर आपको सपोज दिया हुआ है, ध्यान देना, y इक्वल टू a पे पावर x दिया हुआ है, ये कहीं पे लिखा है आपका, और आपको x को नीचे उतारना है, तो वहां पर हम लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट अगर वेरिएबल है तो उसको नीचे लाने के लिए लॉग लेना पड़ता है, तो आप लॉग लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि log y इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा x log a, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये वाली लग जाएगी log a के पावर में b, जैसे आपने दोनों तरफ log लिया, तो यहाँ आ गया log a की पावर x। अब ये log जो राइट हैंड साइड है उसमें a की पावर b की फॉर्म लिखी हुई है, तो वो a की पावर b की फॉर्म का मतलब होगा कि यहां से log y इक्वल टू x log a आ गया, तो x बराबर हो गया log y अपॉन log a। अब या तो x की वैल्यू ये रही log y अपॉन log a, और या फिर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये चौथी वाली, तो आपको फाइनल वैल्यू मिली log a के बेस पे y। ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इक्वल टू लॉग a के बेस पे y लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y बराबर a की पावर x, दैट इज कॉल्ड एंटी लॉग। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं यहीं पर, कि मान लीजिए आपको मैंने दिया हुआ है log 3 के बेस पे 2 इक्वल टू x, सपोज, और मैंने आपसे यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोला, सपोज x, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है x, मैंने बोला चलो x की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, आप यहां से डायरेक्टली 3 को उधर ले जाइए, तो 3 की पावर 5 होनी चाहिए, समझ आ गई बात। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ 3 जो है वो जो है आपका इसका, यानी 5 जो है वो 3 का एक्सपोनेंट बन जाएगा, इसी लॉजिक से बनता है वो। देखिए जरा, x बराबर log a के बेस पे y, अब इसको इससे कनेक्ट करिए, तो यहाँ देखिए y बराबर क्या आ गया, a पे पावर x, मतलब यहाँ जो रखा हुआ था वो a की पावर में आ गया, तो यहाँ जो रखा हुआ है वो 3 की पावर में आ जाएगा, दैट्स योर आंसर। तो ये एग्जांपल हो गया। ठीक, फिर 7 log 1 0, log 0 इंफिनिटी, log इंफिनिटी इसलिए बोल देते हैं कि दे ऑल आर डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब दे बोथ आर डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही log में अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वो भी डज नॉट एग्जिस्ट होती है, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इसको याद रखना है। log e की वैल्यू 1, e के बेस पे, log e के बेस पे e की वैल्यू 1, ये याद रखिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके यूज होंगे इस साल, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं लॉग की कुछ जो हमारे काम आने वाली, इनको यूज कर लीजिए। हमारे मैथमेटिक्स में 11th में 12th में या क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स में लॉग टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो जैसा लॉग में हम रखा होता है वैसे ही रख दिया जाता है, फिर प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम केवल। ठीक, नोट करिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल कर्व्स।
देखिए वैसे तो ये ज्योमेट्रिकल कर्व 11th में आप कोनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं, सारे कोनिक सेक्शन ही था। कोनिक सेक्शन में सर्किल, फिर उसके बाद इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सारे ज्योमेट्रिकल कर्व से लाइन, ठीक है, ये सारे ज्योमेट्रिकल कर्व्स आते हैं। जैसे इसमें ज्योमेट्रिकल कर्व में पहला है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, देखिए डिटेल तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हो, और वैसे जब इस टॉपिक की जरूरत हमें पड़ेगी तो मैं डिटेल बताऊंगी। तो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या प्रोसीजर होता है? देखिए स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ एक ही टाइप की होती है, लेकिन वो टाइप में चीजें बदल जाती हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बदल जाती है। जैसे सपोज ये है एक लाइन, ठीक, तो अब ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, इधर कट कर सकती है, मतलब परपेंडिकुलर ही कट कर रही हो, या इधर परपेंडिकुलर, इधर, मतलब इधर कहीं भी चली जाए, बट लाइन का केस हमें याद रखना है। तो जैसे ये लाइन आपको दी हुई है, तो इसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं। एक तो फॉर्म होती है, कल मैंने बताई थी, जैसे y = mx + c, दैट इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। क्या होती है ये? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्यों है स्लोप इंटरसेप्ट? क्योंकि यहाँ पे जो m है वो tan थीटा रिप्रेजेंट करता है, और c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो आपका मैटर है वो c संभालेगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है, तो याद रखना कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड थीटा, ठीक। और वो m = tan थीटा है, और m = tan थीटा ये स्लोप होता है लाइन का। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि लाइन, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी, वो एंगल अगर हम मेजर कर ले तो हमें स्लोप पता चल जाएगा। तो दैट इज द y = mx + c। अब क्या होता है c? इफ y = mx be a line, ये भी आपको अभी बताया था क्योंकि हम लोग यूज कर रहे थे, which is passes through the origin। क्या होता है? देखिए इसमें c क्या था? इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। अब आपने y = mx लिया, तो उसमें देखिए आप c है ही नहीं, c 0 हो गया। तो c के 0 होने का मतलब क्या हुआ? c के 0 का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 0 हो गई। तो इसलिए लाइन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो लाइन अब इस पॉइंट से पास नहीं हो रही होगी, अब वो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, ठीक। क्योंकि अब आप देख लीजिए, मान लीजिए कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, बोला अब इसमें देखिए c है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन कहीं भी y एक्सिस को कट नहीं कर रही, 0 यानी ओरिजिन को छोड़कर। तो जब ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें c जो है वो 0 हो जाएगा, और इक्वेशन y = mx हो जाएगी। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आपने नेगेटिव बताई थी, थोड़ा सही बात है, वो मैं मना नहीं कर रहा। मैं m की वैल्यू के लिए अभी कहाँ डिसाइड हुआ कि m क्या है? m अगर पॉजिटिव होगा तो जो लाइन आपकी होगी वो ये हो जाएगी, ओरिजिन से पास होने वाली। m नेगेटिव होगा तो लाइन ये हो जाएगी। लेकिन याद ये रखना है कि जो भी एंगल बनेगा लाइन का, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही देखा जाएगा। यानी अगर हम इस लाइन का एंगल देखेंगे तो ये वाला देखेंगे, और इस लाइन का देखेंगे तो ये वाला देखेंगे। नेगेटिव एंगल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही y के साथ एंगल का कोई लेना देना है। अगर आप स्लोप किसी लाइन का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही किसी लाइन का एंगल देखा जा सकता है। क्लियर है? तो दैट इज योर y = mx + c। अब ऐसा नहीं होता कि हमें केवल यही लाइन पता हो जाती है तो इससे मेरा काम चल जाता है, नहीं होता ऐसा, ठीक। हर जगह अपनी अपनी पॉइंट्स का यूज करना है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको इसी की फॉर्म में बता रहा हूं, ये इसमें आप डाल दीजिए, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, ठीक। सेकेंड फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x/a + y/b = 1। मतलब लाइन आप चाहे ऐसी हो, इधर हो, इधर हो या इधर हो, लेकिन अब इसका स्लोप नहीं देखा जाएगा, अब उसके इंटरसेप्ट देखे जाएंगे x और y पर। तो ये जो a है, ये b है, ये x एक्सिस पे a है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो b है। तो x पे नीचे लिखा होता है x का काटा हुआ इंटरसेप्ट, और y के नीचे लिखा हुआ होता है y पे काटा हुआ इंटरसेप्ट। तो दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिमिलरली
तीसरा वाला जो केस होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, दैट इज योर नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे डायग्राम में ये है आपका एक लाइन, x है, ये y है, ये ओरिजिन। अब इस पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक, OP, तो ये आपको जो मिल जाएगा वो स्मॉल p होगा। स्मॉल p का मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड P या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन AB। ये जो लाइन आपकी AB है, इस पे ओरिजिन से डाले हुए परपेंडिकुलर की लेंथ है स्मॉल p, और इस परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो एंगल अल्फा है। तो अब ये अल्फा निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, और p निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो दैट इज योर नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? ये आप याद रखिए। फिर इसके बाद एक लाइन की इक्वेशन और है हमारे पास, मैं इसको हटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और नोट कर लेना इसको। देखिए स्ट्रेट लाइन की एक और फोर्थ फॉर्म और होती है, और वो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द लाइन या फिर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ द लाइन और डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन, यानी कि इसमें क्या समस्या होती है, देखिए प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए जरा, ओ एक्स है, वाई है। अब आपने इसमें क्या किया, एक लाइन ली, तो यहाँ लाइन का सेगमेंट मिल जाएगा आपको, यानी कि लाइन तो पूरी होगी बट सेगमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस दी होगी इन दोनों के बीच की, ठीक है, ये कुछ ना कुछ लेंथ होगी आपके पास, ठीक, और दोनों में से मान लीजिए एक पॉइंट x और y है, दूसरा पॉइंट x1 y1 है, ठीक, जहां पे एक पॉइंट जो है वो आपका फिक्स है यानी x1 y1, और जो पॉइंट xy की फॉर्म में है वो फिक्स नहीं है। अब ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इक्वेशन क्या होती है, देखिए x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और इक्वल टू r माने डिस्टेंस बिटवीन a एंड b या लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इसका यूज भी हम करके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और ये 11th में लास्ट ईयर जब कोनिक सेक्शन मैंने पढ़ाया था तो उसमें पूरा कंफर्मेशन इसका बताया हुआ है कि ये यूज कैसे होता है। लगभग हम लोगों ने 22 से 23 क्वेश्चन इस पे बेस करे थे, तो वो आप एक बार करके देख लीजिए, और उसके बाद ही मुझे मतलब बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन की फॉर्म है, सबका मतलब स्ट्रेट लाइन ही है, सबका काम एक ही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो आप जानते हैं उसी से निकलेगा आंसर, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की सारी फॉर्म्स हुई हैं। सिमिलरली दूसरा आता है आपका सर्कल। अब सर्कल में भी वही केस होता है, कोई इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। अगर हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो सेंटर होते हैं वो h कॉमा k होते हैं, और जो r होती है वो रेडियस होती है। और ये जो सेंटर है ये कहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड्स कि क्या है वो सेंटर, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें जनरली पता होनी ही चाहिए, ठीक, पहला केस। फिर दूसरा केस, दूसरे केस में स्टैंडर्ड से जनरल इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब आप 11th में थे तो मैंने ये प्रूफ भी करवाई थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी और जनरल इक्वेशन भी, कि कैसे ये आई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटर आपके होते हैं वो होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो रेडियस होती है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है, ठीक है। दैट इज द स्टैंडर्ड एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसी में एक तीसरी फॉर्म और होती है जिसे हम डायमीटर फॉर्म बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, दैट इज योर डायमीटर फॉर्म। यहां पे डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक सर्कल, ये भी मैंने प्रूफ करवाया था लास्ट ईयर, तो ये आपके मान लीजिए डायमीटर है ए और बी, और आपको पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 एंड x2 y2। बोला अब निकालिए चलिए इक्वेशन। तो इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0।
दैट इज द 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहला स्टैंडर्ड, दूसरा जनरल और तीसरा डायमीटर। तो इनके हिसाब से ही हम किसी भी सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें ग्राफ बनाना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि सिंपल सा रूल है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया x² + y² - 4x + 2y - 1 = 0। सपोज ये इक्वेशन है। अब आपको ये पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आप आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे, क्योंकि ऐसी ही इक्वेशन इलिप्स की भी बन के आ जाती है और ऐसी ही इक्वेशन आपकी उसकी हाइपरबोला की भी बन के आ जाती है। लेकिन फिर कौन सा क्या होता है वो कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि x² और y² के जो कोफिशिएंट है वो आपस में बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे x² और y² के कोफिशिएंट आपस में इक्वल हैं। अब इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि वो 1 ही होंगे। इक्वल होने का मतलब है कुछ भी हो सकते हैं, बस x² और y² के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर किसी इक्वेशन में x² और y² दोनों आते हैं और उनमें दोनों के कोफिशिएंट अगर आपस में बराबर होते हैं तो हम ऐसी इक्वेशन को सर्कल बोलते हैं। सवाल आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक? या क्योंकि हमें सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इसकी मदद भी ले सकते हैं और इसकी मदद भी ले सकते हैं, ठीक है? दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अगर आपने इसका कंपेयर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से करा दिया, ठीक है? अगर आप इसकी हेल्प ले रहे तो यहां से 2g = -4, मतलब g की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर 2f = 2, मतलब f = 1 आ जाएगा और c की वैल्यू -1 आ जाएगी। सारी वैल्यू आ गई। अब जो रेडियस जो आपका सेंटर होता है, सेंटर है आपके पास -g -f। तो -g ये ऑलरेडी माइनस का है तो 2 हो गया और ये हो गया -1। और रेडियस होती है g², मतलब 2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर और -c, और c पहले से नेगेटिव है +1, तो √6। तो इससे रेडियस और सेंटर दोनों निकल आएंगे, ठीक है? अब रेडियस और सेंटर निकल आएंगे तो डायग्राम भी बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए ये ना किया होता, हमने ऐसा किया होता, तो दूसरा मेथड भी लगा सकते थे आप कि x² और x वाले जितने टर्म है सब एक साथ, और y² और y के जितने टर्म है वो सारे एक साथ, बाकी फालतू चीजें सब राइट में। अब इसे बनाइए कंप्लीट स्क्वायर। तो -4 का कर देंगे आधा, आधा मतलब -2, -2 का स्क्वायर कर देंगे तो +4, एक बार ऐड एक बार माइनस। फिर y² + 2y, तो y के कोफिशिएंट का कर देंगे आधा, दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 और -1 = 1। यहां तक हम लेके जाएंगे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाते हुए, ठीक? अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना चुके हैं। तो देखिए ये तीनों मिलके बना देगा x - 2 का होल स्क्वायर, ये तीनों मिलके बना देंगे y + 1 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस का सामने चला जाएगा, 4 1 5 और 1 सामने चला जाएगा तो ये 6। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं √6 का होल स्क्वायर। और ये वही बात आ गई कि यहाँ पर देखिए सेंटर क्या हो गए, सेंटर हो गए। इसे कंपेयर करो 0 से 2 आएगा, इसे 0 से कंपेयर करो -1 आएगा, और रेडियस क्या है √6। तो वही बात आ गई जो यहाँ कही गई थी। अब सवाल आता है कि भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो डायग्राम मैंने क्या बोला था, मुझे सिर्फ डायग्राम में इस चीज से मतलब होगा कि शेप क्या लेगा और क्वाड्रेंट क्या लेगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसके सेंटर है 2 और -1, तो सेंटर कहां पर होने चाहिए थे? तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यहां होने चाहिए। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि 2 और इस पर कुछ पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 2 और -1 तो यहां कहीं होगा सेंटर, ठीक? और अब इसको √6 लेते हो। अब आप सोच रहे होंगे यार √6 कितना होगा, तो नापना अपना नहीं है, सिर्फ एक अंदाजे से हमें एक सर्किल ले लेना है जिसकी रेडियस √6 होगी, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। समझ आ गई बात? हमें यहाँ सिर्फ शेप और क्वाड्रेंट से मतलब होता है कि शेप क्या है और उसका क्वाड्रेंट कौन सा हो, मतलब उसके जो सेंटर होंगे वो कहाँ पर लाई कर रहे होंगे। वहाँ हम ये नहीं करते कि हम कोई स्केल या इंची टेप लेके बैठ जाते हैं और फिर 0 पॉइंट से वो √6 ना मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। समझ आ गई? अगर आपको सिर्फ एक डिफरेंस दिया जाता है, और आप चाहे हायर मैथमेटिक्स में चले जाएं या फिर इधर 12th की बात कर ले, यहाँ जो भी सर्कल या कोई भी चीज़ दी जाएगी वो इस तरीके की ही आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, कि जो आराम से ड्रॉ हो जाए या जिसको ड्रॉ करना आसान हो आपके 2D डायग्राम में।
तभी आप उसको निकाल पाओगे, क्योंकि 3D डायग्राम तो 2D में बन नहीं जाएंगे। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम केवल सर्किल का देखते हैं कि भाई सर्किल का सेंटर कहाँ पर है या रेडियस क्या है। हमें सिर्फ शेप और उससे मतलब होता है सेंटर से, बाकी ये नहीं मतलब होता है कि बिल्कुल गोल आना चाहिए या ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं जाएगा, वो सब बात की बातें, वो जब एरिया वगैरह चैप्टर आएंगे तब समझाई जाएंगी। ठीक है, फिलहाल तो आप इसे ट्रेस कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए ये तो था सर्कल। इसके बाद अगला आता है पैराबोला। पैराबोला के जो होते हैं हमारे पास 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप y² = 4ax। ठीक है, तो उसका पैराबोला क्या होता है, कैसे बनता है वो देखिए। तो मैंने आपको पैराबोला बनाना बताया हुआ है, वो ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत से लोग पैराबोला की शेप ही गलत बनाते हैं, तो बहुत क्या करते हैं कि वो ऐसा कर देते हैं, ये उन्होंने इतना बनाया और फिर ऐसा सीधा कर दिया। तो मेरे भाई ये सीधा नहीं होता है, कर्ड शेप है। तो कर्ड शेप है मतलब कि यहां से बढ़ाना स्टार्ट करो और ये बढ़ते हुए यहां तक आएगी, फिर ऐसे बढ़ते हुए इधर जाएगी, तो ऐसे पैरेलल नहीं हो जाएगी। समझ आ गई बात, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने शेप पे ध्यान नहीं दिया फिर वही कहानी कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट नहीं है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, दैट इज वर्टेक्स 0,0, यहां होता है फोकस, ये होता है a,0, दैट इज x, दैट इज y, और यहां होती है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, जिसकी इक्वेशन होती है x = -a, मैं इसको नाम दे देता हूं PQ। तो यहां जो PQ है वो डायरेक्ट्रिक्स है, जो S है वो फोकस है, और जो V है वो वर्टेक्स है। ठीक, और अब इसमें एक चीज होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपको अभी परसों के एग्जाम में उसमें बताया था लेक्चर में कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि एक कर्व को एक ऐसी एक्सिस पे कट करिए जो एक्सिस इसे बराबर बराबर 2 पार्ट में बांट दे। ठीक है, उसको हम सिमेट्री कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। या फिर आप उसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर y का स्क्वायर है तो ये x के लिए सिमेट्रिकल होगा, अगर x का स्क्वायर होता तो y के लिए सिमेट्रिकल होगा। और रीजन आपके पास था वहां पर जो अभी ट्रेसिंग पीछे ग्राफ की जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय एक ग्राफ आया था पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो वहां पर ये बात हुई थी कि अगर y की पावर इवन है तो x के लिए सिमेट्रिकल, x की पावर इवन है तो y के लिए सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x एक्सिस। या फिर आपसे पूछा जाए इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी y = 0, क्योंकि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है y = 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। इसका एक सेकंड पार्ट होता है, इसी का सेकंड पार्ट है जो कि है y² = -4ax, जो कि उल्टा बन जाएगा, मतलब ऐसा बनेगा। ठीक, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, केवल डायरेक्ट्रिक्स और फोकस आपस में बदल जाएंगे। अब ये हो गया -a,0, ये x = a, x और y। ठीक, बाकी सब वही रहेगा, केवल एक डायरेक्ट्रिक्स की जगह आपकी फोकस आ जाएगा और फोकस की जगह डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली तीसरा होता है x² = 4ay, जो कि अब बनेगा जो y एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल, यानी ऐसा वर्टेक्स, ये आपकी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स y = -a, यहां हो जाएगा फोकस 0,a, दैट इज योर फोकस। ठीक, अब सिमिलरली चौथा होता है आपका, फोर्थ पार्ट होता है x² = -4ay, तो उसमें क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स v x y, दैट इज 0,-a। ये आपके 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। अब इनमें कुछ डिटेल्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है डिटेल नहीं होती, क्योंकि हर चीज में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ग्राफ की बात कर रहा हूँ कि ग्राफ वो कैसे बन रहा है, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ग्राफ की शेप आपको याद रखनी है, अभी हम केवल ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इस संबंध में कोई बात नहीं कर रहे हैं कि अब एग्जाम में जाएंगे तो इसमें और चीज़ें और क्या होती हैं, लेटर सेक्टम कहाँ होता है, वो सब बात की बात है, वो जब चैप्टर आएगा तो मैं खुद ही सिखाऊंगा। फिलहाल तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक ग्राफ की, और ग्राफ कैसी शेप लेता है वो आप यहाँ देख लीजिए, तो शेप समझ लीजिए, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला है,
तो उसके लिए भी मेरे पास इलाज है, आप वो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है कोई, सॉरी 2 और x कर दी, ठीक, ये है इक्वेशन। अब आपने कहा देखिए इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला होगा। अब वो चाहे x वाला हो या y की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की भी हो सकती है और y की भी। तो पूरे यूनिवर्स में आपके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सारे के सारे पैराबोला होते हैं। यानी कि सीधी भाषा में अगर किसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हो तो भी वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y हो तो भी वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब सवाल आता है कि हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए ये पैराबोला इन x है, तो ऐसे करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहीं रखेंगे और 2y और 4 को ले जाएंगे सामने, इसको बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ बना चुका हूं मैं कैसे बनता है, पीछे डोमेन और रेंज दोनों में बता चुके हैं। x प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2y माइनस 8, 2 कॉमन ले लेंगे y माइनस 4। याद ये रखना है कि यहाँ x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए और यहाँ y का कोफिशिएंट भी +1 ही होना चाहिए, तभी आपका पैराबोला सही आपको एग्जाम में आंसर लाके देगा, वरना नहीं देगा। ठीक, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं कर दूंगा 0, तो वर्टेक्स निकालने के लिए ये 0 होगा तो ये -2 दे देगा, ये 0 होगा तो ये +4 दे देगा। समझ आ गई बात। अब हम ये एक बार ये और चेक करते हैं, जब पैराबोला बना रहे होते हैं कि द पैराबोला intersect x-axis when y equal to 0 पुट इन फर्स्ट। ये पैराबोला के केस में सर्किल की, वैसे तो सभी जगह चेक किया जाता है कि करेगा या नहीं करेगा, पैराबोला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसका डायग्राम जो है ना थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, इस वजह से पहले जो सर्किल का चेक वहां पे भी करना पड़ेगा, चेक आपको लाइन में भी करना पड़ेगा, हाइपरबोला इलिप्स में भी करना पड़ेगा, लेकिन पैराबोला के केस में तो चेक करना जरूरी ही है, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो ओपन कर्व है, क्लोज कर्व तो है नहीं। तो ओपन कर्व है तो ओरिजिन के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, ओरिजिन पे भी हो सकता है, तो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसने बोला कि पैराबोला एक्स एक्स को कट करेगा तो y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 इसको पुट कर दीजिए और देखिए कहाँ कट करेगा, पता करना जरूरी है। x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 8 होगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 12 इक्वल टू 0। अब इसके अगर फैक्टर हो गए यानी कि रियल फैक्टर हुए तो कट करेगा, इमेजिनरी फैक्टर हुए तो नहीं कट करेगा, तो इसके इमेजिनरी ही होंगे। चेक करेंगे कैसे, देखो ये रहा b, मतलब b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 12, 16 माइनस 48, वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और b स्क्वायर -4ac अगर 0 से लेस होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इसका मतलब है कि x को तो कट नहीं करेगा ही नहीं, इसका विच गिव्स इमेजिनरी वैल्यू सो दैट पैराबोला नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कट नहीं करेगा। अब एक्स को नहीं कट करेगा तो जरा वाई भी चेक कर लेते हैं। तो इफ द पैराबोला इंटरसेक्ट वाई एक्सिस then put x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। और जब आपने यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ 4 आ गया, 2 इंटू वाई माइनस 4, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो y की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब है ये जो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा था बट y को कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जब y और कहीं कहाँ कट करेगा y को, यहाँ 6 पे, y इक्वल टू 6 पे कट करेगा। समझ आ गई बात। तो x को नहीं कट कर रहा लेकिन y को कट कर रहा है। अब आते हैं कि भाई बनेगा कैसे, तो आप पहले इसी बार नोट कर लीजिए, फिर अपन बनाते हैं इसको कि कैसे बनाएंगे। देखिए अब सबसे पहले तो वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा, ये रहा -2 और 4, तो -2 के सामने 4 वाला पॉइंट हम ले लेंगे, ये हो गया पॉइंट,
ठीक। अब सवाल आता है ये पैराबोला है किस टाइप का, तो देखिए ये x इधर है और इधर y है, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y जैसा है। अब यहाँ भी बहुत लोग बहस करते हैं कि सर यहाँ तो 2 लिखा हुआ है आप 4a लिख रहे हैं, तो मेरे भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि इसकी फॉर्म क्या है। इस फॉर्म का जो पैराबोला होता है वो ऐसा बनता है, जहां भी वर्टेक्स होता है उससे ऐसा बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो वर्टेक्स है यहां से ये पैराबोला ऐसा ही बनना है, यानी ऊपर की तरफ बनना है, तो ये बनेगा दैट इज द पैराबोला। और इसको आप ऐसे लेके जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों कट करवा दिया, तो इसीलिए कट करवा दिया कि जरा देखिए अभी आपने चेक क्या किया था, ये वर्टेक्स है, बोला एक्स है तो कट करेगा नहीं, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, तो एक्स को देखिए कभी कट करेगा ही नहीं। ठीक है, आपने बोला वाई को कट करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि वाई को एक पॉइंट पे कट कर रहा है जहां वाई की वैल्यू 6 आ रही है, तो दैट इज द वो पॉइंट 0,6, तो दैट इज द पैराबोला। ये ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने का मेथड आपके सामने है, ठीक है। तो दैट इज द एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए ये तो हुए पैराबोला, तो पैराबोला के बाकी के सारे एग्जाम्पल्स भी लगभग ऐसे ही होते, ठीक। अब इसके बाद आपका एक आता है नेक्स्ट टाइप होता है जो है एलिप्स, ठीक। तो एलिप्स और हाइपरबोला की जो कहानी है वो दो चीजों पर डिपेंड है, ठीक है। मतलब दो इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक मेजर के लिए होती है, एक माइनर के लिए होती है। शेप याद रखनी है। पहला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट फॉर्म जो है वो ऐसी होती है जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये जो आपका एलिप्स होगा वो इस टाइप का होगा, इस सर्किल का एक भाई होता है। बस याद रखने वाली ये है बात कि सर्किल जो है वो हर जगह बराबर रेडियस का होगा, ये हर जगह बराबर रेडियस का नहीं होता। एक्स कोलिजन ये होते हैं ए और ए डैश, मतलब कि मेजर एक्सिस के आपके इंटरसेक्ट, और बी और बी डैश ये होते हैं आपके माइनर एक्सिस के इंटरसेक्ट। तो ये होती है आपकी मेजर एक्सिस और ये होती है माइनर एक्सिस, केवल इस केस में ये ध्यान रखना। यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, यहाँ के 0,b, यहाँ के -a,0, 0,-b। यहाँ होती है इनके फोकस, यानी जिन्हें हम फोकी बोलते हैं। तो ये होता है ae,0, ये होता है -ae,0। ठीक, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। एस डैश होती है फोकी, ठीक है, फोकी होती है प्लस -ae,0। ई होता है एसेंट्रिसिटी। यहाँ ये सारी चीजें 11th में प्रूफ करा चुका हूं, जो कि होती है 1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसमें से एक भी चीज नहीं छोड़ी थी। 11th में हर चीज आप प्रूफ कर चुके हो, वहां के नोट्स देखिए जाके, बहुत अच्छे से प्रूफ करवाया था, समझाया था, ठीक है। दैट इज द बेसिक नॉलेज, दैट इज, हमें मतलब क्या है, मैं अभी अब जब आगे आएगा तो आगे बताऊंगा। वो जैसे शेप से मतलब है कि दैट इज द एलिप्स। और ये पूरा जो आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, ये कर्व, ये मैं लास्ट ईयर तक पढ़ाता भी नहीं था, क्योंकि ये आप 11th में पढ़ चुके थे। अभी लास्ट ईयर जो 11th वाले गए हैं उनको मैंने पढ़ाया है ये पूरा। अब ऐसे हर क्लास को पढ़ाता था मैं 11th में, तो फिर भाई उसको भी देखिए आप एक बार, ठीक है, और उसको भी तैयार करिए, क्योंकि मैंने बोला ही था कि यहाँ से 11th के सारे जिसका 11th कमज़ोर है वो 12th नहीं कर पाएगा। ये बात दिमाग में ढाल लो, ठीक है ना। और 11th में कई लोग प्रमोट भी हो चुके हैं, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। फिलहाल तो आप इलिप्स का फर्स्ट फॉर्म है। सिमिलरली इलिप्स की सेकंड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ ए लेस देन बी होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, अब इसमें मेजर माइनर बदल जाएंगे। तो इसमें ये होगा कि आपका एक तो बन जाएगा इधर ऐसा और एक बन जाएगा ये ऐसा, ठीक। दैट इज द इलिप्स। तो ओ एक्स वाई। अब आपकी मेजर ये होगी और ये होगी माइनर, जिसमें एस डैश ये हो जाएंगे 0,BE, ये हो जाएगा 0,-BE, दैट इज और -BE। अब ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो वही रहेंगे, केवल लेंथ बड़ी और छोटी हो जाएगी। मतलब अभी जो ए और ए डैश बड़ा था, अब वो बी और बी डैश बड़ा हो जाएगा। तो शेप से मतलब है, दैट इज द शेप ऑफ इलिप्स, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, कि बहुत डिटेल में आप जा रहे हो, बहुत डिटेल में जा रहे हो तो पीछे के ग्राफ भी पड़े होते,
ठीक है। अब मैं आपसे साफ साफ बात बोल रहा हूं, आप एक एक चीज ध्यान से समझ लीजिए। शेप ध्यान रखिए कि शेप क्या है और उनको कौन से क्वाड्रेंट में बनाया गया है, ये सारी बातें आपको याद रखनी पॉइंट बाय पॉइंट। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको बता दी जाएगी, ठीक। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चले, आप नोट करिए। अब इसमें एक होता है हाइपरबोला, लास्ट ज्योमेट्रिक टर्म हाइपरबोला। डिजाइन याद रखना है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें क्या होगा, इसमें दो पैराबोला बन के हाइपरबोला बना रहे होते हैं, ठीक। ये ऑल सेम होते हैं, ध्यान रखना है। इनमें ऐसा नहीं होता कि कोई गड़बड़ हो जाए, दोनों की शेप एक जैसी होती है, ठीक है। दैट इज योर हाइपरबोला। वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता ही है, लेकिन शेप भी एक जैसी दे रहे होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी एक जैसी होती है। दैट इज ए, दैट इज ए डैश, दैट इज एस, दैट इज एस डैश। ये होती है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। दैट इज योर कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट, ठीक है। इक्वेशन ये लिखी हुई है। अब ये होता है a,0, ये होता है -a,0, ये होता है ae, ये इलिप्स की तरह ही काम करता है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, वहां प्लस था, तो यहाँ e बदल जाएगा। e क्या होएगा, यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, जबकि वहां पर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हाइपरबोला का इसका सेकंड पार्ट भी हम बना रहा हूं बगल में, आप इसको नोट करिए फटाफट से। सेकंड पार्ट में भी ध्यान रखना है, वही चीज है बस। सेकंड पार्ट होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो बन जाएगा ऐसा, ऐसा बन जाएगा ये, दैट इज, ये आपका हो जाएगा b, ये हो जाएगा b डैश। पॉइंट हो गया 0, b 0, -b, ठीक है। यहाँ आपकी s और s डैश हो जाएंगे, 0, be और 0, -be। यहाँ पे e की वैल्यू √1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। मतलब यहाँ सारा काम वैसे ही होगा इलिप्स की तरह ही, बस ध्यान ये रखना है कि इक्वेशन में चेंज हो गया तो e की वैल्यू में e1 है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है एक रेशियो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का, मतलब किसी कर्व से पे लिया गया कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो जो इक्वल टू ई के बराबर होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है SP अपॉन PZ, और SP अपॉन PZ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ है आपका फोकस। तो आपने एक पॉइंट लिया, इसमें कहीं पे भी ले लीजिए, मैं कहीं किसी की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी ग्राफ में हो सकता है, और इस पे डालिए परपेंडिकुलर और इस पे, इसको इससे मिला दीजिए, इससे डालिए परपेंडिकुलर। तो SP अपॉन PZ का रेशियो आपका एसेंट्रिसिटी बनाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल तो 11th में जाइए, लेक्चर देखिए मेरे वाले, नोट्स पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है। यहाँ आप 11th, मैंने आपसे एक ही बात कहूँगा बार बार, चाहे आप जो भी कर लें, 11th आपका अगर नहीं समझ में आया तो आपको 12th समझने में परेशानी होनी वाजिब सी बात है। उसके लिए आपको एक अच्छा टीचर चाहिए होगा जो आपको 11th का भी बेस बताए और आगे भी पढ़ाए। फिलहाल हम आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल अब आप RS अग्रवाल लेके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ ग्राफ सारे कंप्लीट हो चुके हैं, केवल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ रह गया है, जो कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। और आपका काम ये है कि सारे ग्राफ रिवाइज कर लीजिए और पिछला थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब कल से शुरू होने वाला है आपकी एक्सरसाइज 12th की RS अग्रवाल की एक्सरसाइज। ठीक है, उसको कल से करना स्टार्ट करिए। कोई क्वेरी हो तो पूछते जाइए। क्लियर, चलिए, गुड बाय।